हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू SRG स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SRG स्टडी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सब पढ़ने जा रहे हैं बिहार बोर्ड कक्षा 7 का सोशल साइंस है, सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक भाग 2 का चैप्टर नंबर 1 है लोकतंत्र में समानता। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो उसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो आइए वीडियो से कुछ शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 में पूछा जा रहा है, जो कतार में खड़ा होकर क्या कहीं पूनम को समानता का अनुभव हो रहा है? अगर हो रहा है तो कैसे? तो उत्तर में लिखेंगे, पूनम ज्योति के यहाँ क्या करती है? चौका बर्तन करती है। फिर भी वोट देने के लिए लाइन में वह ज्योति से आगे खड़ी थी। वहाँ उसे किसी ने यह नहीं कहा कि तुम नौकरानी का काम करती हो, इसलिए तुम पीछे जाकर के खड़ी हो। वहाँ उसे यह भी सुनने को नहीं मिला कि नौकरानी होकर तुम आगे खड़ी हो और तुम्हारी मालकिन तुम्हारे पीछे खड़ी है। जबकि रोज़मर्रा के जीवन में अगर कोई नौकरानी अपनी मालकिन के आगे चले तो ऐसे वाक्य सुनने को मिलते हैं। उससे यहाँ यह भी कहा गया कि तुम अशिक्षित होकर के गरीब हो तो आगे क्यों खड़ी हो, यह भी नहीं कहा गया। इस वजह से कतार में खड़े होकर को पूनम को यहाँ पे समानता का एहसास हो। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि वोट देने के अधिकार में क्या आपका काम, शिक्षा, पैसे या धर्म व जाति से कोई फ़र्क पड़ता है? चर्चा करें। तो उत्तर में लिखेंगे, वोट देने के अधिकार में हमारे काम, शिक्षा, पैसा या धर्म व जाति से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वोट देने में लोगों के बीच समानता का भाव होता है। किसी भी जाति, धर्म में अमीर, गरीब, शिक्षित, अशिक्षित कोई भी व्यक्ति वोट देने का अधिकारी होता है। तो आपको पता है इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, फ़ोटो पहचान पत्र की ज़रूरत कहाँ कहाँ हो सकती है? तो उत्तर में लिखेंगे, फ़ोटो पहचान पत्र में हमारे फ़ोटो के साथ ही हमारा पता, हमारी उम्र भी लिखी हुई होती है। फ़ोटो पहचान पत्र दिखाने पर ही हमें वोट देने की अनुमति मिलती है। अगर यह हमसे खो जाता है तो हमें वोट नहीं देने दिया जाएगा। तो ध्यान में रखेंगे, जो फ़ोटो पहचान पत्र होती है वो क्या होता है, हमारे फ़ोटो के साथ हमारा पता भी बताती है, हमारी उम्र को भी बताती है। साथ ही साथ अगर ये फ़ोटो पहचान पत्र दिखाने पे हमें क्या मिलता है, वोट देने का अधिकार मिलता है, हम वोट दे पाते हैं। अगर ये हमारे पास नहीं रहेगा, खो जाएगा, तो हम वोट भी नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा आपको पता है कि फ़ोटो पहचान पत्र की ज़रूरत हमें राशन कार्ड बनवाते समय, बैंक में खाता खुलवाते समय, पासपोर्ट बनवाते समय, ड्राइविंग लाइसेंस अगर बनवा रहे हैं, ये सब अगर काम करवाना है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं फ़ोटो पहचान पत्र की आवश्यकता होती है। किसी भी कानूनी पंजीकरण के समय हमें इसकी आवश्यकता होती है। मान लीजिए कहीं पर आप रजिस्टर क्या नाम है, कुछ ज़मीन रजिस्टर करवाने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक आपका आईडी प्रूफ मांगा जाता है, जिसमें आपकी फ़ोटो पहचान पत्र होती है, जैसे कि वोटर आईडी है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है। ये सब आपके फ़ोटो पहचान पत्र के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि आप अब तक रमा स्कूल क्यों नहीं गई? उत्तर में लिखेगा, रमा क्या थी, एक गरीब घर की लड़की थी। उसकी माँ नौकरानी का काम करती थी, इसलिए उसकी आमदनी भी कम है और आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण रमा की माँ उसे प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकती है और सरकारी स्कूल उसके घर से बहुत दूर है। इसी वजह से रमा अब तक स्कूल नहीं गई। अगला प्रश्न है कि पूनम को असमानता का एहसास क्यों होता है? उत्तर में कहेंगे, पूनम को असमानता का एहसास इसलिए होता है क्योंकि चाहकर भी वह अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेज सकती। इसकी वजह है कि सरकारी स्कूल उसके घर से बहुत दूर है। सरकारी स्कूल से दूर होने के कारण प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाना उसकी मजबूरी है, लेकिन प्राइवेट स्कूल में बच्चे को पढ़ाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, इसलिए उसको असमानता का एहसास होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि आपके आसपास किस किस प्रकार के स्कूल हैं? उत्तर में लिखेंगे, मेरे आसपास सरकारी, प्राइवेट दोनों प्रकार के स्कूल हैं। तो आपको भी पता है, इसमें से कुछ प्राइवेट स्कूल छोटे तो कुछ बहुत ही बड़े होते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि अच्छा स्कूल आप किसे मानेंगे? आपस में चर्चा कीजिए। तो अच्छा स्कूल क्या होता है, इसके बारे में आइए जानते हैं। उत्तर में लिखेंगे, अच्छा स्कूल वही होता है जहाँ बच्चों को अच्छे से पढ़ाया जाता है, उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, उसके शारीरिक विकास के लिए स्कूलों में खेल कूद की उचित व्यवस्था होनी चाहिए।
बच्चों को एक अच्छा इंसान बनने में स्कूल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो इसी को हम अच्छा स्कूल मानेंगे। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि बाल संसद के लिए चुनाव कराना क्यों ज़रूरी है। तो उत्तर लिखेंगे बाल संसद में चुनाव कराने से बच्चों को अपने मत का प्रयोग करने का मौका मिलता है। इससे अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूकता आएगी, इसके निर्णय करने की क्षमता का विकास होगा और उन्हें अपनी इच्छा से अपना प्रतिनिधित्व चुनने का मौका मिलेगा। इस प्रकार से आप बाल संसद के माध्यम से बच्चों को उनके व्यक्तित्व के विकास को बढ़ा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि शिक्षक द्वारा प्रतिनिधि मनोनीत कर दिया जाता है तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो उत्तर लिखेंगे यदि शिक्षक द्वारा जो प्रतिनिधि मनोनीत कर दिया जाता है तो बच्चों को अपने मतों का प्रयोग करने का मौका नहीं मिलता है। वे अपने पसंद से अपने प्रतिनिधि का चुनाव नहीं कर पाते हैं। उनमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों को जानने की जिज्ञासा नहीं होती है और निर्णय करने की क्षमता का विकास भी नहीं हो पाता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है क्या चुनाव प्रक्रिया में एक व्यक्ति एक मत के सिद्धांत का प्रयोग हुआ है, समझाइए। तो उत्तर लिखेंगे हाँ, चुनाव प्रक्रिया में एक व्यक्ति एक मत के सिद्धांत का प्रयोग हुआ है। किसी व्यक्ति को एक ही बार मतदान करने का अधिकार होता है। कोई भी व्यक्ति एक ही बार एक ही जगह पर मतदान कर सकता है। कोई व्यक्ति बार बार अलग अलग जगहों पर जाकर के मतदान करेगा तो इससे सही प्रतिनिधित्व का चुनाव नहीं हो पाएगा, जो कि अक्सर होता रहता है, लोग धांधली करते ही रहते हैं। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति एक मत के नियम से क्या लाभ है। तो ध्यान में रखेंगे एक व्यक्ति एक मत, यानी कि एक व्यक्ति हो और उसका एक वोट हो। इससे क्या होता है कि इस नियम से सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे उसकी सार्थकता साबित होती है। जनता जिसे सबसे अधिक मत देगी वही जनता का प्रतिनिधि बनता है और जनता की तरफ से उसकी मांगों को सरकार के सामने रखता है। अगला प्रश्न है कि आपके विद्यालय में बाल संसद ने क्या काम किया और क्या कर रही है, अपनी राय लिखिए। उत्तर लिखेंगे बाल संसद ने हमें आचरण में रहना सिखाया। बाल संसद और हम लोगों ने मिलकर स्कूल में फुलवारी लगाई। उन लोगों के द्वारा बच्चे के खेलने के लिए झूले लगवाएं। उन लोगों ने हमें हमारा हक बताया। उन लोगों ने हमें हमारे मत के महत्व के बारे में भी बताया। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि दक्षिण अफ्रीका में रेल यात्रा के दौरान गांधी जी की गरिमा को किस प्रकार से ठेस पहुंची थी। तो उत्तर लिखेंगे जैसे कि आपको पता है गांधी जी उस समय बैरिस्टर थे, तो एक किसी केस के सिलसिले में वो दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनको ट्रेन से निकाल कर धक्के मार के बाहर भेज दिया था अंग्रेज़ों द्वारा। तो उसी में पूछा जा रहा है जो गांधी जी जब अमेरिका जा रहे थे उनके गरिमा पर चोट कैसे लगी थी, तो इसी के बारे में आपको लिखना है। उत्तर में लिखेंगे गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका गए थे तब वहाँ पर रंगभेद चरम पर था। एक बार गांधी जी ट्रेन के द्वारा डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। उनके पास प्रथम श्रेणी का टिकट था, यानी कि अगर मान लीजिए आज के समय में फर्स्ट एसी का टिकट था और ये प्रथम श्रेणी की यात्रा कर रहे थे। ट्रेन के मरीट वर्ग पहुंचने पर कुछ ही रेल कर्मचारियों उस डिब्बे में आए और गांधी जी यात्रा कर रहे थे। इन लोगों ने गांधी जी से तृतीय श्रेणी के डिब्बे में जाने को कहा। गांधी जी ने उन लोगों को प्रथम श्रेणी का टिकट दिखाते हुए तृतीय श्रेणी डिब्बे में जाने से इनकार कर दिया। लेकिन कर्मचारियों को एक अश्वेत व्यक्ति को रेल में प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा करना पसंद नहीं आया। उन लोगों ने पुलिस को बुला करके गांधी जी के सामान को बाहर फेंकवा दिया और गांधी जी के ट्रेन से ज़बरदस्ती नीचे उतार दिए गए। अपने साथ भी इस व्यवहार को गांधी जी की गरिमा को ठेस पहुंची है। अगला प्रश्न है कि आप बीती के लेखक को अपने संबंधी के यहाँ किन बातों से ठेस पहुंची होगी, चर्चा करें। तो उत्तर लिखेंगे आप बीती के लेखक साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। एक बार उन्होंने अपने निकट के संबंधी के यहाँ एक विवाह समारोह में शामिल होने जाना था। उनके रिश्तेदार आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्न थे। उनके यहाँ विवाह समारोह में शामिल होने में जितने भी लोग आए थे वे सभी समाज से धनी थे। उन सबों ने काफ़ी महंगे सूट वूट पहन रखे थे और काफ़ी बड़ी गाड़ियों से आ रहे थे। एक साधारण परिवार से होने की वजह से लेखक ने ना तो महंगे सूट पहने थे और ना ही उसके पास गाड़ियाँ थी। इसलिए वह लेखक ने खुद को अपेक्षित महसूस किया। उन्हें वहाँ
ना तो बैठने के लिए पूछा गया, ना खाने के लिए पूछा गया, ना और रात भर वे ठीक से सो भी नहीं पाए, क्योंकि वहाँ उन्हें मच्छर काट रहे थे। अपने रिश्तेदारों द्वारा ऐसा व्यवहार किए जाने पर लेखक को बहुत ठेस पहुँची। अगला प्रश्न है, क्या आपके साथ ऐसी कोई घटना हुई है जिसमें आपकी गरिमा को ठेस पहुँची है? तो उत्तर में लिखेंगे हाँ, मेरे साथ ऐसी घटना हुई जब मेरी गरिमा को ठेस पहुँची थी। एक बार मैं अपने एक रिश्तेदार के घर जन्मदिवस के समारोह में शामिल होने गई थी। मेरे रिश्तेदार भी आर्थिक रूप से संपन्न और मैं एक साधारण परिवार से हूँ। उनके घर जाने पर मुझे यह महसूस हुआ कि वे लोग अपने बराबरी वालों के साथ जैसा व्यवहार कर रहे थे, हमारे साथ वैसा व्यवहार नहीं था। वे लोग अपने बराबरी वाले लोगों के साथ अच्छे से पेश आ रहे थे। उन्हें बहुत प्यार से बैठने और खाने के लिए कहा जा रहा था, पर मेरे साथ उनका व्यवहार औचित्य औपचारिकतापूर्ण था और मेरे साथ किए गए व्यवहार में वह प्यार और अपनापन नहीं था, जिससे मेरी गरिमा को भी ठेस पहुंची और मुझे बहुत बुरा लगा। अगला प्रश्न है कि इन विज्ञापनों में जाति एवं अन्य सामाजिक असमानता के सूचक शब्दों को रेखांकित करिए। उत्तर में लिखेंगे, जिन दिए गए विज्ञापनों में जाति एवं अन्य सामाजिक असमानता के सूचक शब्द हैं, जैसे कि हमें विवाह के लिए निम्न जाति की ही वर वधू चाहिए, क्योंकि यहाँ दिया गया विज्ञापन वैवाहिक विज्ञापन है। अगला प्रश्न है कि मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य क्या है? मिड डे मील, इसका नाम चेंज कर क्या रख दिया है 2019 में, पीएम पोषण योजना। तो इसमें ध्यान रखेंगे कि मध्याह्न भोजन के शुरू होने से स्कूलों में बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई है। कई ऐसे बच्चे होते थे जो खाली पेट ही स्कूल चले आते थे, जिस वजह से पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता था। कितने बच्चे तो स्कूल की आधी छुट्टी में भोजन करने जाते थे और फिर वापस ही नहीं आते थे, जिसमें से मैं भी था। कितने बच्चों की माताओं को अपने बच्चों के लिए भोजन बनाने के लिए अनेक काम को छोड़कर के वापस आना पड़ता था। उन्हें अब इस योजना के शुरू हो जाने के बाद ऐसा नहीं करना पड़ता। मध्याह्न भोजन के अंतर्गत बच्चों को भोजन के साथ साथ उनके बीच सामाजिक दूरियों को निपटाने का प्रयास किया जाता है। सभी बच्चों को एक साथ बैठाकर एक ही प्रकार का भोजन कराया जाता है, चाहे उसकी जाति कोई भी हो। भोजन बनाने के लिए किसी भी जाति के लोगों को नियुक्त किया जा सकता है, चाहे वह दलित हो या महादलित हो। अगला प्रश्न है कि मध्याह्न भोजन और विद्यालय से संबंधित अंशों से समानता दर्शाने वाले वाक्य चुनो और लिखो। उत्तर में लिखेंगे, मध्याह्न भोजन और विद्यालय से संबंधित अंशों से समानता दर्शाने वाले वाक्य इस प्रकार से हैं। सभी बच्चों को एक जगह बैठकर एक प्रकार का भोजन करवाना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति के हों। भोजन बनाने के लिए किसी भी जाति के लोग को नियुक्त करना चाहे वे दलित हो या महादलित हो। अगला प्रश्न है, क्या आपने कभी मध्याह्न भोजन के दौरान असमानता का अनुभव किया है? अगर हाँ तो कैसे? नहीं, मैंने कभी मध्याह्न भोजन के दौरान असमानता का अनुभव नहीं किया है। अगला प्रश्न है कि बाल संसद समानता के लिए क्या कर सकती है? चर्चा कीजिए। उत्तर में लिखेंगे, बाल संसद समानता के लिए काफ़ी कुछ कर सकती है, जैसे कि वे सभी बच्चों को एक जैसा मौका देकर के उनके बीच भेदभाव को दूर करते हैं। सभी बच्चों को बच्चों के साथ एक जैसा व्यवहार करके बच्चों के भेदभाव को दूर कर सकते हैं। सभी बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर देना चाहिए और उन्हें प्रोत्साहित भी करना चाहिए। सभी को एक जगह बैठाकर एक जैसा भोजन करवाने से बच्चों के बीच असमानता की भी जो होती है दूर होती है। अगला प्रश्न है कि हमारे आस पड़ोस के असमानता दर्शाने वाले किन्हीं 3 व्यवहार का उल्लेख करें। समानता के व्यवहार की बात करते हैं तो यहाँ पे 1, 2, 3 असमानता की। तो उत्तर में लिखेंगे, समानता के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? समानता आपको कहाँ मिलती है? मतदान के दौरान मिलती है। एक ही स्कूल में विभिन्न संप्रदाय के लोग संप्रदाय से आए बच्चों को एक साथ बैठ के पढ़ना, यहाँ भी समानता मिलती है। यूनिफॉर्म का मतलब ही होता है समानता। तीसरा है, किसी जगह सभी जातियों को लोगों का एक साथ काम करना, ये भी कहीं ना कहीं एक समानता होती है। असमानता की बात करते हैं तो असमानता के अंदर 3 बातें इस प्रकार से हैं। घर में नौकरों के साथ किया गया व्यवहार या असमानता का व्यवहार होता है। नौकरी के आवेदन में किसी खास वर्ग के लोगों को प्रधानता देना, ये भी कहीं ना कहीं आपका असमानता का व्यवहार है। जबकि और आपका लास्ट पॉइंट यहाँ पर लिख लीजिए, तीसरा पॉइंट, दलितों के साथ छूत का व्यवहार, ये आपका असमानता का व्यवहार कहलाता है। क्या आपने कभी किसी एक साथ असमानता व्यवहार किया है? यदि हाँ तो कब और क्यों?
उत्तर में लिखेंगे नहीं, मैंने किसी के साथ असमान व्यवहार नहीं किया है। हम सभी स्कूल में बैठकर एक साथ अपना लंच करते हैं, एक साथ खेलते हैं, एक साथ एक ही छत के नीचे बैठ कर के पढ़ाई करते हैं। पर उस वक्त हम यही सोचते हैं कि हमारी जातियाँ अलग हैं, क्योंकि जात पात भगवान द्वारा नहीं, हम इंसानों के द्वारा बनाया गया है, और कोई भी इंसान अपनी जाति से नहीं, अपने कर्मों से बड़ा होता है। अगला प्रश्न है, क्या आपको किसी के व्यवहार से ठेस पहुंची है? उत्तर में लिखेंगे हाँ, मैं एक बार अपने रिश्तेदार के घर समारोह में शामिल होने गया था। शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। बढ़ते अगले प्रश्न, यदि आप रोजा पार्क्स की जगह दक्षिण अफ्रीका में रहते तो क्या करते? तो उत्तर में अगर मैं रोजा पार्क्स की जगह होती तो वही करती जो कि पार्क्स ने किया, क्योंकि श्वेत अश्वेत लोगों के फ़र्क करना गलत है। कोई इंसान काला और गोरा खुद से नहीं बनता है, या भगवान का दिया हुआ रंग रूप होता है। फिर इस रंग रूप को लेकर के इंसानों के बीच भेदभाव क्यों होता है? मैं भी रोजा पार्क्स की तरह अपनी जगह उस श्वेत व्यक्ति को नहीं देखती, क्योंकि जिस तरह से वह व्यक्ति काम करके थका था, उसी तरह रोजा पार्क्स भी काम करके थकी हुई थी, और फिर वह बस में चढ़ी भी पहले थी। अगला प्रश्न है कि क्या कभी आपने पंक्ति में खड़े लोगों से बात में आने के बावजूद आगे होने का प्रयास किया? यदि हाँ तो क्यों? नहीं, मैंने बाद में आने के बावजूद पंक्ति में आगे खड़े होने की कोशिश नहीं की, क्योंकि यह गलत होता है। जो लोग हमसे पहले ही से पंक्ति में खड़े हैं, उनका काम पहले होना चाहिए। हो सकता है किसी व्यक्ति के लिए काम करना बहुत ज़रूरी हो, पर हमारे बीच में आप आ जाने से उनका काम देर से हो और उन्हें कुछ नुकसान पहुंच जाए, इसलिए हम लोग पंक्ति में आगे नहीं जाते हैं, किसी पंक्ति को तोड़ करके आगे नहीं बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि असमानता के कई रूप हैं, या कैसे कह सकते हैं? उत्तर लिखेंगे असमानता के कई रूप होते हैं। समाज में हम इन्हें विभिन्न रूपों में देखते हैं, जैसे कि विवाह के संदर्भ में दिए गए विज्ञापनों में जाति प्रधानता का प्रमुख होना, किसी नौकरी के आवेदन में किसी खास वर्ग की प्रधानता देना, अमीर घर के बच्चों के द्वारा गरीब बच्चों के साथ किया गया व्यवहार, दलितों के साथ किया गया छुआछूत का भेदभाव, उच्च जाति वालों का निम्न जाति के साथ किया गया व्यवहार, और निम्न जाति वालों के लिए किया गया आरक्षण की मांग। ये कहीं ना कहीं असमानता को ही दर्शाता है। और इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।